लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। पिछले कुछ दिनों में आपने इन दो वीडियोस को तो ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, और इन दोनों ही वीडियोस का एक ही मतलब है कि किसी तरह चाइनीज़ ऐप्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ ना करें ताकि इंडियन ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या इंडिया चाइना को बॉयकॉट करने और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है, और अगर नहीं तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कंट्री पूरी तरह से सच्चे मायने में आत्मनिर्भर बन सकता है। और क्योंकि ये एक टेक चैनल है तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को, आपको भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी आपको इंडिया वर्सेस चाइना के डिजिटल वॉर में। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात आती है कि सिर्फ चाइना ही क्यों, बाकी सारे कंट्रीज़ की कंपनीज ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा काम करती हैं या सब बहुत ही क्लीन वर्क करती हैं। तो ऐसा ही क्यों है कि हम लोग चाइना को ही सिर्फ बॉयकॉट करने की ज़्यादा बात कर रहे हैं, बाकी फॉरेन ब्रांड्स को तो उतना बॉयकॉट करने की बात नहीं होती है। तो यार इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं क्या है रीजंस। पहली चीज़, इंडिया का बॉर्डर चाइना से जुड़ा हुआ है, काफ़ी लंबा बॉर्डर है इंडिया और चाइना का। और क्योंकि अभी रिसेंटली भी आप देख रहे होंगे कि चाइनीज़ आर्मी का काफ़ी एग्रेशन बढ़ गया है और इंडियन आर्मी से भी उसकी थोड़ी बहुत मतलब भिड़ंत होती जा रही है। तो ये एक रीज़न है कि क्योंकि चाइना का इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया से और बार बार चाइना परेशान करता रहता है, तो इस वजह से इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी तरह फाइट करता रहे चाइना से, ताकि उन लोगों को इतनी पावर ना मिले अपनी आर्मी को इन्फोर्स करने के लिए हमारे ऊपर। इसके पीछे रीज़न है कि चाइना बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी कमाई होती है। इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट करता है चाइना को उसके मुकाबले, और चाइना की जो इससे कमाई होती है, इस ट्रेड डेफिसिट से जो कमाई होती है, वो पैसा वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा देता है, जिसके बाद वही आर्मी हमारी इंडियन आर्मी से बॉर्डर पे लड़ती है। यही एग्जैक्ट पॉइंट था सोनम वांगचुक सर का, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम लोग चाइना की ऐप्स को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें और अपने वॉलेट पावर से चाइना से फाइट करें। दूसरी चीज़, चाइना से पूरी दुनिया इसलिए दूर भागती है क्योंकि उसकी जो भी कंपनीज़ हैं, जितना भी उसका जो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, जो भी काम होता है उनकी कंपनीज़ का, वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कंट्रोल्ड होता है। अब आप पूछोगे कि डायरेक्टली कंट्रोल तो हर कंट्री में होता है, अगर कोई कंपनी इंडिया की है तो इंडिया की गवर्नमेंट का भी काफ़ी कंट्रोल होता है उस पर और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इंडिया में या कहीं और ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि कंपनीज से गवर्नमेंट कहती हो कि जो भी उनको डेटा मिलता है कहीं से भी वो सब गवर्नमेंट से डायरेक्ट शेयर करें। बट यही चीज़ एग्जैक्टली चाइना में होती है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के मुताबिक ऐसा ही होता है कि जो भी ऐप्स या कोई भी कंपनी अगर बाहर भी प्रोडक्ट्स अपने बेचती है तो उनको जो डेटा स्टोर करने को मिलता है वो सारा डेटा वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे डेटा की प्राइवेसी आपकी बच नहीं सकती है। अगर यूज़र्स, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक यूज़र हैं और आपकी पर्सनल डेटा है वो अगर किसी और कंट्री के डायरेक्ट गवर्नमेंट को पता चलता रहे तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये। और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल भी है। अफ्रीकन यूनियन का बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो उसकी डिफेंस का था, वो सारा डेटा चाइना के सर्वर्स पे मिला था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो टेलीकॉम सर्वर्स अफ्रीका में इस्टेब्लिश किए थे वो सारे के सारे चाइनीज सर्वर्स पे डेटा भेजते थे और चाइना उस डेटा को इंटरसेप्ट करता था। अब सोचिए ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किसी भी कंट्री की आर्मी के लिए। यही नहीं, अफ्रीकन यूनियन तो चाइना से काफ़ी दूर है, ज़्यादा उसको नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता है,
लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के टाइम पे ये पाया गया कि काफ़ी सारे सोल्जर्स की जो कॉल्स थी वो चाइना के सर्वर्स पे इंटरसेप्ट करी जा रही थी, डायरेक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट से जो कंट्रोल हो रहा था। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे सोल्जर्स चाइनीज़ हैंडसेट्स को यूज़ कर रहे थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रेडिफ के एक आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर राजीव श्रीनिवासन ने ये लिखा था कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर होने की वजह से ही उनकी कॉल्स इंटरसेप्ट हो रही थी चाइना गवर्नमेंट को। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे ही डिफेंस पर्सनल को रिकमेंड किया था कि वो चाइनीज़ हैंडसेट को यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है पिछले कुछ सालों से, मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन क्योंकि कोई भी ऐसा इंडियन ब्रांड नहीं है जिसकी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, इस वजह से इंडिया को क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा है और वो चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंडिया जितना चाइना को एक्सपोर्ट करता है उससे 7 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना से बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग सिनेरियो है किसी भी कंट्री के लिए। जबकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया पे सिर्फ 3% डिपेंडेंट है, बट स्टिल वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आगे। तो इस तरीके का इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग चाइना को सबसे ज़्यादा बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। किसी भी और कंट्री से इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है जितना अकेले एक कंट्री चाइना से है। और जो चौथी चीज़ है कि एक ओवरऑल सेंटीमेंट जब से कोरोना वायरस आया है चाइना के अगेंस्ट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा डेटा छुपाया है और बहुत सी चीज़ें उन्होंने हाइड करके रखी थी कोरोना वायरस के बारे में, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी सारे भी कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स को बैन करके और उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके। तो अब बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन चाइना, यानी कि इंडिया चाइना पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 67% जो स्मार्टफोन्स इंडिया में 2019 के लास्ट क्वार्टर में बिके हैं उनमें से 67% सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ ब्रांड्स के हैं और ये क्वांटिटी 103.6 मिलियन के आसपास है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यानी कि कितने सारे स्मार्टफोन्स इंडिया चाइना की कंपनियों के खरीद रहा है। तो एक बात तो इससे जाहिर है कि इतना आसान नहीं है कि हम लोग सिर्फ चाइना को बॉयकॉट ऐसे ही कर दें और हम लोग अपनी स्मार्टफोन मार्केट को तबाह कर दें। और इन चाइनीज़ ब्रांड्स में भी 60% तो सिर्फ एक ही कंपनी का है। नहीं, मैं Xiaomi की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की। आप में से कई सारे लोगों ने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये वही कंपनी है जिसकी सब ब्रांड्स हैं ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और अभी अभी मार्च में लॉन्च हुई iQOO कंपनी। अब आप खुद ही सोचिए कि इस एक कंपनी ने ही अकेले इंडिया में अपना 40% के आसपास का मार्केट शेयर बना रखा है। मतलब ये कि अभी हम लोग चाइना के भी सारे ब्रांड्स को नहीं खरीद रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 2 ब्रांड्स को ही ज़्यादा खरीद रहे हैं, एक Xiaomi हो गया और एक ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तब हमारा ये हाल है कि हम लोगों की मार्केट जो स्मार्टफोन की है वो 67% चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से डोमिनेटेड है। और वहीं इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो शायद ही आपको कोई इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन अब देखने को आज के समय में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन ब्रांड्स पहले कभी नहीं थे या कभी आए नहीं, पहले भी थे ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स और ये सब ब्रांड्स थे, लेकिन ये धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो गए। उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हुआ, लेकिन हाल फिलहाल अभी स्थिति यही है कि इंडियन ब्रांड्स आपको स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स का जो मार्केट शेयर है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट है और वो ये है कि पिछले 5 से 6 सालों में हमने इंपोर्ट चाइना से काफ़ी कम कर दिया है पूरे स्मार्टफोन यूनिट्स का। मतलब ये कि जब से मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स आए हैं तो थोड़ा सा तो फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। किसी भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 4 सिनेरियोज हो सकते हैं एक कंट्री के लिए। पहला सिनेरियो ये है कि कंपनी चाइनीज़ है या किसी भी फॉरेन कंट्री की है और मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी बाहर ही होती है। जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो बनते भी बाहर हैं, कंपनी भी बाहर की है और बस आप यूज़ करते हैं, इसमें इंपोर्ट होता है पूरा का पूरा। तो ये तो सिनेरियो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अलावा।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में तो बेसिकली चाइना का ही डोमिनेंस है। दूसरा केस है कि कंपनी इंडिया की है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी बाहर हो रही है। अब ये वर्स्ट केस तो नहीं है क्योंकि कंपनी तो कम से कम इंडिया की है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो ये केस जो है, ये जो सिनेरियो है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वो इसलिए क्योंकि कई सारे ब्रांड्स होते हैं वो ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि वो आपको इमोशनल कर देंगे, वो पब्लिक को इमोशनल कर देते हैं कि हाँ ये इंडियन कंपनी है और आप इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है क्योंकि आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है, पैसा जो है वो बाहर कंपनीज में जा रहा है, लेकिन आपके साथ इमोशनली खेला जा रहा है और आप उस प्रोडक्ट्स को खरीदते हो ये सोच के कि वो इंडियन ब्रांड का है। तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है और इसका शिकार इंडियंस पहले भी हो चुके हैं। जो पहले इंडियन ब्रांड्स थे जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स, ये सब, तो ये क्या करते थे कि बाहर जाते थे, चाइना जैसे चले गए। और माइक्रोमैक्स का तो स्पेशली यही केस रहता था कि वो जाते थे चाइना में, उनके ऑफिशियल जाते थे चाइना में, वो किसी भी कंपनी का, किसी भी चाइनीज़ कंपनी का कोई फ़ोन सेलेक्ट कर लेते थे और उस पर बस इंडिया में ला के अपना ठप्पा लगा के अपने नाम से रीब्रांड करके उसको मार्केट में बेच देते थे। वो एक टाइम हुआ करता था जब माइक्रोमैक्स अपने कैनवस सीरीज़ के फ़ोन बहुत ज़्यादा बेचता था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे वो, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स एक टाइम पे वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन वेंडर बन गया था 2013-14 के आसपास। इवन उसने सैमसंग को भी इंडिया में ओवरटेक कर लिया था स्मार्टफोन बेचने के मामले में। लेकिन अब वो कंपनी 4-5 साल के अंदर अब बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देती है। हम लोग सोचते थे कि भाई वाह, इंडिया का ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड इतना ज़्यादा बिक रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे से बेवकूफ़ बन जाते थे। माइक्रोमैक्स का तो यार ये हाल था कि उनके जो कैनवस नाइट्रो एक फ़ोन था, एक उनका कैनवस टर्बो था, वो तो बिल्कुल भी बिना किसी चेंज के ऐसे ही जो है चाइना से रीब्रांड होके आ गए थे और इवन उन्होंने सॉफ्टवेयर तक नहीं चेंज किया था उन फ़ोन्स में। और तीसरा केस ये है कि कंपनी बाहर की है, यानी फॉरेन की है या चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही करती है। तो ये तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे भी अब जब फैक्ट्रीज़ खुल गई हैं और पिछले 2-3 सालों में 37 फैक्ट्रीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में खुली हैं, तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और साथ में स्किल डेवलपमेंट होता है लोगों का, तो इससे काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती है मार्केट इंडिया की। हालांकि फिर भी ये बेस्ट सिनेरियो नहीं है क्योंकि कंपनी तो अभी भी चाइनीज़ है या बाहर की है फॉर दैट मैटर, और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो सब बाहर ही जा रहे हैं। बट फिर भी बाकी दो सिचुएशन से तो बेटर ही है। जैसे रिसेंटली सैमसंग ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था, जो एक बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, शाओमी, ओप्पो और वीवो ने भी अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कई सारे इंडिया में खोल रखे हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है वहाँ पे, लोकल पॉपुलेशन को। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे फ़ोन्स मेड इन इंडिया होते हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नहीं होते हैं। इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस ये है कि क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, कोई डिस्प्ले अलग होता है और प्रोसेसर अलग होता है, चिपसेट अलग होती है और कैमराज अलग आते हैं, तो मतलब कई सारे कंपोनेंट्स हैं और वो हर एक कंपोनेंट एक ही जगह नहीं बनता है, कई सारी अलग अलग जगहों पे बनते हैं। कोई ताइवान में बनता है, कोई जापान में बनता है और कोई चाइना में बनता है। ये सब कंपोनेंट्स जब एक जगह के असेंबल होती हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उसको हम मेड इन इंडिया कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इंडिया में अभी बाकी फ़ोन्स में होता है क्योंकि इतना आसान नहीं है फैक्ट्रीज को तुरंत सेटअप कर देना जिसमें मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैच से होने लग जाए। और दूसरा जो सिनेरियो है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जब एक एक कंपोनेंट, जब छोटे से छोटा कंपोनेंट आप ही के कंट्री में बने, यानी इंडिया में ही जब छोटे से छोटा कंपोनेंट बनेगा, यानी चिपसेट्स बनेंगी, कैमरास बनेंगे और डिस्प्लेस बनेंगे, वो सिनेरियो होगा ऐसा कि जिसमें बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और यहाँ के ही लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वो ट्रूली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे। और जब तक इंडिया में खुद इन कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं खुलते हैं, तब तक हम लोग ट्रू सेंस में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च पे वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चौथा सिनेरियो है कि भाई कंपनी भी इंडियन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग तक खुद इंडिया में ही हो रही है। ऐसा हो जाए तो चांदी ही चांदी है, कंपनी के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी और ओवरऑल एज अ कंट्री के लिए। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें अकेले एक कंपनी या एक ब्रांड नहीं सब कुछ कर सकता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी इस सिनेरियो में ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना।
तो भाई स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है उस फ़ोन में जो हार्डवेयर लगता है, यानी कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो चिपसेट हो, चाहे वो एंटीना हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, तो ये सारा सब मिलके हार्डवेयर बनाता है। अब एक बात तो पक्की है कि इंडिया में डिमांड की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है और इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सैचुरेट नहीं हुई है, जहाँ बाकी कंट्रीज जैसे अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। अब वहाँ और ज़्यादा स्पीड से लोग स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बस उस सप्लाई को हमें पूरा करना है। इस डिमांड की वजह से इंडिया इस समय सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूज़र है वर्ल्ड का। वैसे तो ये कंपनीज के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है वहीं पे उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ताकि उनके भी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाए और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी कम कॉस्ट पे अच्छी टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाए। इसका एक फ़ायदा और होता है कि जब आफ्टर सेल सर्विस आती है, यानी कि जब आप फ़ोन खरीद लेते हो उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, तो सर्विस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो रही होती है तो जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको सर्विस सेंटर्स तक पहुंचाना एक बड़ा काम नहीं रह जाता है। वो मतलब बहुत इजी हो जाता है और उससे कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और हाँ, कंपनी के भी कॉस्ट बहुत हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो उसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन की एक ओवरऑल क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इंडिया के मुकाबले पिछले कुछ सालों में चाइना ने हार्डवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट उनका काफ़ी गवर्नमेंट एडेड था, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज को एक मौका मिला कि वो अपने हार्डवेयर पे अच्छे से रिसर्च करें। और जहाँ पहले एक समय होता था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम लोग कॉपी प्रोडक्ट्स कहते थे, कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते थे उसमें इनोवेशन नहीं होता था, वो कहीं से बाहर के प्रोडक्ट्स को कॉपी करके सस्ते दाम में आपको बेच देते थे। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से चाइनीज़ ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करने लग गए हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जैसे फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और फोल्डेबल डिस्प्लेज और काफ़ी कुछ है जो इनोवेशन अब सीधे सीधे चाइना से आता है, जो पहले बाकी दूसरी कंट्रीज से हम एक्सपेक्ट करते थे। इसी वजह से इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ क्रिएट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, इसीलिए वो इतने ज़्यादा बिकते हैं। और अब तो 5G की भी रेस में हुआवे ही सबसे ज़्यादा आगे नज़र आता है वर्ल्ड के किसी भी ब्रांड से कंपेयर करें उसको। तो वहीं इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं नज़र आती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट करती हो या जो पैसा इतना खर्च करती हो। माइक्रोमैक्स के पास एक मौका था कि वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोल सके इंडिया में, लेकिन उन्होंने जो अपना प्रॉफिट था उसको पता नहीं कहाँ यूज़ किया। लेकिन अगर उन्होंने अपना एक ऐसा ही कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाया होता तो आज वो कंपनी बंद नहीं होती और काफ़ी अच्छे से कंपटीशन दे रही होती चाइनीज़ ब्रांड्स को। इंडियन ब्रांड्स की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़्यादा पुअर देती थी। अब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये जो ब्रांड्स होते थे वो बाहर से फ़ोन लाते थे रीब्रांड करके, और जब वो फ़ोन्स एक्चुअली में मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाते थे तो उसके बाद उनके कंपोनेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए जब आप सर्विस सेंटर पे जाते थे माइक्रोमैक्स के या कार्बन के या लावा के किसी के भी, तो वो 6-6 महीने तक फ़ोन अपने पास रखे रहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो फ़ोन ठीक नहीं हो पाता था। और बाद में जाके लोगों ने ये भी समझा कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज़्यादा ख़राब है तो भाई मैं इनका प्रोडक्ट क्यों लूँ, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई कंपनी हो। तो कंज्यूमर्स को आपको बराबर सर्विस देनी पड़ेगी और ये दे नहीं पाई ऐसी सर्विस इंडियन कंपनीज और ब्रांड्स, इसीलिए उनका डाउनफॉल हो गया और आज ये हाल है कि कोई भी इंडियन ब्रांड स्मार्टफोन अरीना में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और फिर जब 2014 में चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडियन मार्केट में आना शुरू कर दिया और स्पेशली शाओमी जब से इंडियन मार्केट में आई है स्मार्टफोन के, तब से तो इंडियन ब्रांड्स की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि शाओमी ने आते ही इतनी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स और बहुत सारे नए फीचर्स ऐसे दिए जो कि इंडियन ब्रांड्स अभी तक नहीं दे पाए थे, और इनोवेशन भी शाओमी अपने साथ लाया और ये सब कुछ बहुत ही कम प्राइस पे लाया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये ब्रांड। और इसीलिए बाकी चाइनीज़ ब्रांड्स ने भी शाओमी से इंस्पिरेशन लिया और इंडिया में आ गए और इंडियन ब्रांड्स को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं करते थे। इसीलिए बिना इनोवेशन के ये सारी कंपनीज बंद हो गई। साथ ही में 2016 में जब जियो अपने ओनली 4G नेटवर्क के साथ आ गया तो ये चाइनीज़ ब्रांड्स के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि उनमें पहले से ही 4G की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के शायद ही किसी फ़ोन में 4G रहा हो उस टाइम पे। इसीलिए लोगों ने उन 4G फ़ोन्स को चाइना के खरीदना शुरू कर दिया और इंडियन ब्रांड्स की बैंड बज गई। अब ज़रूरत है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस हार्डवेयर मार्केट में, नहीं तो इंडियन ब्रांड्स का एग्जिस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट का काम है
कि अब वो कैसे इन नए ब्रांड्स को जो इंडिया में बन सकते हैं उनको कैसे प्रमोट करती है। कुछ स्टेप्स अभी कुछ दिन पहले रविशंकर प्रसाद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे इंडियन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का असर इंडियन ब्रांड्स पे। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम नाविक जब लॉन्च हुआ इंडिया में, तो कोई भी इंडियन ब्रांड उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, और जो सबसे पहला फ़ोन नाविक सपोर्टेड था वो भी एक चाइनीज़ कंपनी ने ही लॉन्च किया। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इंडियन ब्रांड्स के लिए कि वो अपने ही सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाए और एक चाइनीज़ ब्रांड को इस फीचर को लॉन्च करना पड़ा। ऐसा इसलिए मेनली हो रहा है क्योंकि इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करने का कोई भी यूनिट नहीं है। जो एक दो यूनिट्स हैं भी वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हैं, इसीलिए इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स को प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज ऑफ नाउ। अब हार्डवेयर के बाद आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के केस में मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का काफ़ी एक अपर हैंड है और फ्यूचर में भी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है चाइना के मुकाबले, लेकिन इसमें भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो अपर हैंड क्यों है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इवन यूके से भी ज़्यादा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स इंडिया में बनते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं और वर्ल्ड के काफ़ी बड़े हिस्से को एक ही बार में केटर कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश होने की वजह से। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर एरिया में भी इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत है, बट वो बाकी कंट्रीज से पीछे इसलिए है क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर है वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर पे फोकस्ड है, यानी कि दूसरी कंपनीज को, दूसरे क्लाइंट्स को सर्विस देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ज़्यादा सपोर्ट देता है, रादर देन कि अपने इंडिया में ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए नए ऐप्स और गेम्स और सॉफ्टवेयर्स को यूटिलिटी के लिए निकाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अभी रिसेंट टाइम्स में भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं जो बहुत अच्छे हों। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो भीम यूपीआई सिस्टम्स हैं वो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सेफ पेमेंट गेटवेज में से एक है। तो इंडिया ने प्रूव किया हुआ है भी रिसेंट टाइम्स में भी कि इंडिया में सॉफ्टवेयर की पावर है, बट उसको हम लोग कितना हार्नेस कर पाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो बड़ी इंडियन ब्रांड्स हैं उनका भी सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमको चाइना को सॉफ्टवेयर में भी मात देनी है तो। और इंडिया के सिटीजन्स का जो बिग डेटा है वो इंडियन सर्वर्स पे ना होके, इंडियन कंपनीज के पास ना होके, इंडियन गवर्नमेंट के पास ना होके, उसके बजाय वो बाकी दूसरी कंट्रीज़ के ब्रांड्स के पास है। जैसे गूगल के पास काफ़ी सारा डेटा है इंडियंस का, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा है इंडिया के लोगों का, जिसकी वजह से एक सॉफ्टवेयर डेफिसिट हमको मार्केट में देखने को मिलता है। इस डेटा के दूसरी कंट्रीज़ के कंपनीज के पास होने से एक सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही, उसके साथ साथ कॉमर्शियली भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है हमारे कंट्री के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि सॉफ्टवेयर के मामले में भी इमोशनल होने से बचना होगा कि हम बिना सोचे समझे ही सारी ऐप्स जो अभी तो चाइनीज़ हैं उन चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट कर दें या आने वाले वक्त में किसी और कंट्री की ऐप्स को लगातार डिलीट कर दें। तो इसमें भी हमको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें उन ऐप्स को बॉयकॉट करना हमारे लिए सही होगा या नहीं लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक सॉफ्टवेयर को या किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी कंट्री की उसको बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं तो उससे इन्वॉल्व या उससे रिलेटेड जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है या इंडिया के लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उनकी भी नौकरी जा सकती है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा वाइज डिसीजन एक लेना पड़ेगा कि क्या आपको सारी ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स या प्रोडक्ट्स को किसी भी कंट्री के बॉयकॉट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब अभी टिकटॉक के खिलाफ इंडियंस ने एक मोर्चा सा निकाल दिया था और उसकी रेटिंग्स को 4.5 से 1 पे गिरा दिया था, तो उसके बाद लोगों ने तुरंत ही मित्रों ऐप को भी डाउनलोड करना शुरू कर दिया था टिकटॉक डिलीट करने के साथ ही साथ। अब मित्रों ऐप को लोगों ने ये समझ के डाउनलोड किया कि वो एक प्योरली इंडियन ऐप है, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि वो एक पाकिस्तानी ऐप थी जिसका सोर्स कोड इंडिया के किसी एक आदमी ने खरीद के उसको मित्रों के नाम से उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया था और काफ़ी सारे 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड उसके हो भी गए थे उन 3-4 दिनों में। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और अंधाधुंध लोगों ने जिन्होंने डाउनलोड किया था उनको फिर तुरंत उस ऐप को डिलीट भी करना पड़ा। ये एक टिकटॉक से भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक की कम से कम कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी तो थी, लेकिन इस मित्रों ऐप की तो कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी तक नहीं थी। मतलब आपका डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो सकता था और पूरी तरह से इस डेटा का मिसयूज़ हो सकता था और किसी भी कंट्री में।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो एज एन ऑल्टरनेट टू द चाइनीज़ ऐप, वो ऐप सुरक्षित हैं या नहीं। तो ये तो हो गई बात फैक्ट्स की। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि इंडिया क्या कर सकता है आने वाले समय में। तो इतना तो आप सब जान ही गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि इंडिया किस पोजीशन पे भी लाई करता है चाइना के कंपटीशन में। सच कहें तो अभी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लीप्स लेने होंगे अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ताकि हम लोग चाइना को एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हम लोग उसको बीट कर सकें या उससे अच्छे से कम्पीट कर सकें। उसके लिए इंडियन ब्रांड्स का सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी काफ़ी पुश करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज से, ताकि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल बिजनेसमैन हो सकते हैं इस फील्ड में, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, और ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में सेटअप कर पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ। और रही बात बॉयकॉट की, तो मेरे ओपिनियन में सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को और ऐप्स को एकदम से एक बार में बॉयकॉट करना ठीक नहीं होगा हमारे कंट्री के लिए। हाँ, ऐप्स जैसे टिकटॉक और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं चाइना की, जो सिक्योर सर्वर पे रहती हैं, उनको तो हम ज़रूर डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ऐसे ही बॉयकॉट करना मेरे हिसाब से अभी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हार्डवेयर की बात करो तो जब तक यहाँ पे प्रोडक्ट्स खुद बनना शुरू नहीं हो जाएंगे या यहाँ की कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करना पूरी तरह से नहीं शुरू करेंगी, तब तक हमारे लिए सही रहेगा कि हम चाइनीज़ कंपनीज या कोई भी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं, उनको हम एकोमोडेट करें और उनके प्रोडक्ट्स को भी हम यूज़ करें। वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इंडिया के पास एक भी ऐप स्टोर जो लोकली डेवलप हुआ हो वो एक भी नहीं है, जबकि चाइना के पास इस समय 70 से ज़्यादा ऐसे ऐप स्टोर्स हैं। यही नहीं, चाइना के पास अपना एक खुद का सर्च इंजन भी है जिसको वो बायदू के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे गूगल का तो नामो निशान भी नहीं है। वैसा ही कुछ इंडिया को भी करना पड़ेगा, और इंडिया को भी एक ऐसे इकोसिस्टम की ज़रूरत है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को साथ ही में साइमल्टेनियसली सपोर्ट करके हमारे सिटीजन्स के लिए नई इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के साथ भी इंट्रोड्यूस कराता रहे। इंस्टेंट बॉयकॉट से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं बाहर की कंपनियों की वजह से, उसकी वजह से हम फिर भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इस मार्केट में। लेकिन अगर हम पूरी तरह से बॉयकॉट कर देते हैं तो उन टेक्नोलॉजीज से हम एकदम दूर से हो जाएंगे, हम लोग आइसोलेट हो जाएंगे, और इंडिया फिर से इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पीछे हो जाएगा बाकी कंट्रीज से, जो कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडियन ब्रांड्स को फ्लरिश करने के लिए आगे आने वाले समय में। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जो हमारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है इन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से, वो स्किल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और जब तक हमारे पास खुद की फैसिलिटीज़ नहीं हो जाती हैं स्किल डेवलपमेंट की, तब तक इस स्टेप को लेना एक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेप हो सकता है, और उससे हम लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये फाइट जो है वो एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं हम जीत सकते हैं, बल्कि इसमें एक विजन की ज़रूरत है जिसमें गवर्नमेंट का भी साथ होगा, और उसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हम लोग इतने सारे इंजीनियर्स हर साल निकालते हैं, उनका भी योगदान होगा। तभी हम लोग आगे आने वाले 10-12 सालों में चाइना को बीट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मार्केट्स में। तो गाइज इतना ही था बस इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये केस और ये सिनेरियो अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।